ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई, आयुर्वेदा सिस्टम क्या है। ठीक है, आयुर्वेदा सिस्टम क्या होता है भाई? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल सिस्टम्स पढ़ने हैं। कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा। ठीक है, देखो, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, चार प्रकार के तुम्हारे सिस्टम है। इसके अलावा तुम्हारा क्या आ जाता है? एलोपैथी। ठीक है, लेकिन मेन सिस्टम क्या है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी। आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? आयु को मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स साइंस। ठीक है, जब हम लाइफ के बारे में या फिर ह्यूमन लाइफ की सेविंग्स के बारे में या उसके साइंस के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है मेनली आयुर्वेदा। ठीक है, ये कब मेनली कब जानकारी में आया था? 900 BC। ठीक है, से पहले ये नॉलेज में आया था कि भाई ऐसा भी कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, इसके 8 डिविजन्स होते हैं। मेन होता है तुम्हारा मेडिसिन। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एलोपैथी में, वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ 8 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला है? काया चिकिता चिकित्सा, चिकित्सा को चिकित्सा, फाइन। काया चिकित्सा, शलाक्य, शाल्य, विषय विज्ञान। ठीक है, भूता विद्या, ये सारी चीजें क्या होती है? देखो, काया चिकित्सा मतलब जनरली मेडिसिन में जब जाते हो तो वो तुम्हारा मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया। शलाक्य तुम्हारा ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब ईएनटी, जो कान नाक गला देखने वाला जो सिस्टम होता है ना, डिपार्टमेंट, वो होता है। ठीक है, उसके बाद रसायन, रिजेनरेट से वो होगा। ठीक है, कुमार, ये सब क्या होगा? कुमारा, भर्त्या, जनरली जो तुम्हारे पेडियाट्रिक्स वगैरह होते हैं, बच्चों का जो एक एरिया होता है। सालिया मीन सर्जरी वाला जो डिपार्टमेंट होता है। तो तुम लोगों को इसके नाम याद करने पड़ेंगे कि टोटल 8 प्रकार के तुम्हारे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भैया इसके? कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है त्रिगुणास। त्रिगुणास का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में जितनी भी एनर्जीज हैं उसको हम यूटिलाइज करते हैं। उनको हम इसमें आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? सत्वा, रोजास और तामस। ठीक है, उसके बाद पंचभूतास, 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आकाश, हवा, पानी, ठीक है ना, जल, आग, धरती, ये सब जो है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन जो हम अपने एलोपैथी में भी यूज करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे भी इसको अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? त्रिदोषास। त्रिदोषास मतलब हमारे अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, वात, पित्त और कफा। ठीक है, उसके बाद सप्त धातु, 7 प्रकार की धातु होती हैं, 7 बॉडी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, उसके बाद फैट हो गया, वसा हो गया। ठीक है, इन सबको हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे अष्टि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ठीक है ना, ममसा धातु। ये सब नाम याद करने पड़ेंगे। ये पढ़ने का समझने का तो ठीक है, बट ये रिटर्न रिटर्न करने के लिए, लिखने के लिए याद होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 13 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर्स होते हैं हमारे बॉडी में। 13 प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, 13 टाइप के नहीं, मतलब हमारे बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव फायर्स होती है, मतलब पचाने की जो एक क्षमता होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला गया है जहाँ पे? जठराग्नि, सप्त धत्वाग्नि। ठीक है, उसके बाद पंका भूताग्नि, ये सब अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और जब बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फीसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिमालाज। 3 टाइप के बॉडी वेस्ट हो गए, यूरिन हो गया, फीसेस हो गया और पसीना हो गया, स्वेट हो गया। ठीक है, पंचभूता क्या है भाई? मैंने क्या बताया था? साउंड, टच, विजन, सुनना, स्मेल करना, सूंघना, टेस्ट करना, ये सब क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है पंचभूतास की। ठीक है, ये 5 महाभूतास कहलाती हैं। जैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्स जो भी है, मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी है, किसके अंदर आ जाता है? आकाश के अंदर, मतलब एयर और अपना स्पेस, फायर, वाटर, इन सबके अंदर आ जाएगा तो तुम्हारा क्या? पूरा का पूरा इस 5 चीजों में तुम्हारा पूरा यूनिवर्स आकर के काम हो जाता है। ठीक है, तो हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी चीजें इससे डायग्नोज करते हैं, वो सब हम क्या करते हैं? जिससे भी तौर तरीके अपनाते हैं, वो सब हम इन्हीं चीज को डिटेक्ट करते हैं, फाइल करते हैं। ठीक है, और माइंड को सक्सेसफुली ट्रीट कर पाते हैं, बॉडी को ट्रीट करते हैं ना सक्सेसफुली, तो हमारे माइंड को भी क्या होता है? चीज को सक्सेस होती है। ठीक है, दोषा क्या होती है भाई? जो हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए मेंटेन होते हैं। 3 टाइप के दोषा होते हैं, देखो, वाता, पित्ता और कफास। ठीक है, वाता में क्या हो जाएगा? एयर और फीड।
इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, जो हमारे बॉडी को माइंड को कंट्रोल करेगा, हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, हमारे सारी चिंताओं को दूर करेगा, अच्छी नींद आएगी, ये कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों को दूर रखता है। ठीक है, ये सब आ जाएगा मेरा बता में। ठीक है, दूसरी बात है पिता। पिता में क्या होगा भाई, पित्त जो होता है वो किससे अग्नि और पानी का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी में, माइंड में, वो कौन कंट्रोल करता है, पित्त कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जनरली ये भी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करेगा। अब जो भी तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है, बुराइयां करने के लिए जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अल्सर होता है, रैशेस होता है, ठीक है, उसके बाद बालों का पतला होना, ये सब किसकी वजह से होता है, अगर पित्त बिगड़ जाएगा तो इसकी वजह से होता है। ठीक है, ज्यादा अगर क्वांटिटी में पित्त अगर बन रहा है तो ये सारे नुकसान बॉडी को झेलने पड़ते हैं। कप्पा की बात करें तो इसमें अर्थ और पानी आ जाएगा, पृथ्वी और पानी। ठीक है, अर्थ वाटर का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें जितने भी मटेरियल होंगे वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स में होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है। ठीक है, हमारे बोइंट्स के, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उसके अंदर एक चिकनाहट प्रोवाइड करना, मॉइस्चर प्रोवाइड कराना स्किन को। ठीक है, उसको हील करना। ठीक है, हमारे बॉडी को बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हमारे हमें हार्ट और हमारे लंग्स को एनर्जी देता है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकें। धातु, भैया सबने अपने अलग धातु के नाम सुने होंगे कि पंच धातु से मिलकर चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्रकार की धातु के नाम बताए गए हैं। ठीक है, टिश्यूज, जनरली धातु को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज बोल रहे हैं, जो हमारे बॉडी के पिलर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, रसा। रसा मीन्स फ्लूइड। हमारी बॉडी 90% वाटर से, 82% वाटर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद होता है ब्लड, रक्त जिसको बोला जाएगा, ये हमारे ऑल ओवर बॉडी सप्लाई होता है, बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ममसा धातु, ये हमारे जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मेदा धातु मतलब फैट, अगर फैट नहीं होगा तो बॉडी में ल्यूब्रिकेंट का काम नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी बॉडी में फैट का होना जरूरी है, लेकिन हेल्दी फैट का, एचडीएल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अस्थि धातु। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, जितने भी कार्टिलेजेस हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि अस्थि मज्जा, तुम्हारी बोन्स जहाँ से तुम्हारे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, उन सबको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, मज्जा धातु क्या होती है, तुम्हारी मेनली बोन मैरो पे फोकस करेगा। अस्थि धातु ऑल ओवर बॉडी के बोन्स पे काम करेगा, लेकिन मज्जा धातु सिर्फ जो तुम्हारी बोन मैरो है उस पे काम करेगा। शुक्र धातु में क्या होगा, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी स्पर्म ओवम वगैरह है उनको मेंटेन करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मालास क्या होता है भाई, मालास क्या है भाई, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ धातु। मैंने क्या बताया था, जो हमारा 3 प्रकार के वो होते हैं, फीसेस, यूरिन और स्वेट, पसीना। ठीक है, यूरिन और फीसेस, ये जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको मेंटेन करने का हमारे पास काम होता है। फीसेस को बोलते हैं पुरीसा, यूरिन को बोलेंगे मूत्र, और स्वेट को बोलेंगे स्वेदा। ठीक है, जनरली हमने इसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस टाइप से हम क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट करने वाली जो भी चीजें होती है ना उसको कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद होता है त्रिगुणा। त्रिगुणा क्या होता है भाई, देखो, जो 3 गुना मतलब ये सत्व, रजस, तमस, ये क्या है, 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो तुम्हारी बॉडीज को, एनर्जी को क्या करते हैं, बहुत जरूरी होते हैं उसके लिए। ये हमारे इंसान में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, साइकोलॉजिकली या फिर प्रकार, मतलब क्या बोलते हैं, मानसिक रूप से या प्राकृतिक रूप से। तो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, उसके बाद जितने भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, 3 त्रिगुणा की वजह से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हो गए, सत्व, राजा और तमस, तमसा। ठीक है, सत्वा क्या बोलता है भाई, जो जनरली लाइटनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, खुशी का एहसास होना, माइंड में चीजें क्लियर होना, ठीक है, किसी भी डिजीज से फ्री होते हैं ना, ये सब कौन मेंटेन करता है, सत्वा। जितने भी सेंसेस होते हैं ना उनको एक्टिवेट करने का मेन काम होता है। राजा क्या होते हैं, ये होते हैं मोस्ट एक्टिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये क्या सर्कुलेट करते हैं, तुम्हारे इमोशंस को और स्टिमुलेशन को, मतलब तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें, ठीक है, उन तुम्हारे एम्बिशंस, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, रजास। तमसास की बात करें तो क्या होगा भाई, ये रेजिस्टेंस, हैवीनेस, ये प्रोवाइड कराता है तुमको कौन, तमस। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, तुम्हें नॉलेज होना, आलसीपन होना, नींद का होना,
ठीक है, या फिर एक आलसीपन, मतलब एक होता है ना लेजीनेस है, आलसीपन है, गलत नॉलेज दिमाग में रखना, इल्यूशंस क्रिएट करना, ये सारी चीजें किसकी वजह होती है? तमस की वजह से होती हैं, ठीक है ना। अब जो राजास और तमस होते हैं ना, वो किसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं? स्ट्रेस और नेगेटिव डिजायर्स की वजह से, ठीक है। अगर ये नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? राजास, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी क्या? अग्नि। त्रियोदश अग्नि क्या होती है भाई? देखो, हमारी बॉडी में हमारी जो भी बायोलॉजिकल फायर्स होती है वो हमें क्या क्या करने में हेल्प कराती है? मेटाबॉलिज्म कराने में। हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में जितने भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, किसी भी खाने को पचाना है, फूड को एब्जॉर्ब कराना है, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, ये सारी चीजें कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है? त्रयोदशा अग्नि, ठीक है ना। जो अग्नि और पिता होती है वो क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अग्नि जो है वो एक सबटाइटल है इसका, ड्राई फॉर्म का, ठीक है। लेकिन जो पित्त है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl तुम्हारी बॉडी में रिलीज होता है ना, ये वो चीज होती है जो डाइजेशन को इम्प्रूव कराने में मदद कर रही होती है, कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी की मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है। ऑल ओवर बॉडी में तुम्हारे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे तुम डिजीज से दूर रहते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? डाइजेशन ऑफ फूड में देखो, अब 7 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। देखो, न्यूट्रिशनल फूड्स, बॉडी टिश्यूज, मसल टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, बोनी टिश्यूज, बोन मेरो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, इन सबको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से? जैसे हमने ऊपर पढ़े थे, शुक्र धातु, मज्जा धातु, अस्थि धातु, मेदास धातु, ममता धातु, रक्त धातु और रसा धातु, ये सब तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। ये 7 प्रकार के मेन धातु होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूताग्नि क्या है भैया? जो भी हमारी बॉडी की कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको मेन हमारी बॉडी में क्या कराते हैं? कंप्लीट कराते हैं। हमारी बॉडी का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को चेक करना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें सातों के सातों चीजें मिलकर के क्या करती हैं? काम करती हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना पचाने के लिए, उनका जो सिंथेसिस होता है, उनका जो ब्रेक डाउन होता है, वो सब करवाने में कौन मदद करता है? भूताग्नि, ठीक है। और जनरली कौन सी प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिद्धा। आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी, 3 पढ़ने थे हमको। अगर मैं सिद्धा मेडिसिन की बात करूं तो भाई क्या है? ये भी तमिल वर्ड है जो कि किससे लिया गया है? सिद्धि से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? हेवनली ब्लेस, मतलब एक तरीके से होता है ना कि हम किसी भी चीज को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आशीर्वाद टाइप का दे रहे हैं, वो समझ लो, ठीक है। जनरली ये किससे लिंक करता है? तमिल कल्चर से और उनके सिविलाइजेशन, जहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से उन चीजों का क्या करते हैं, उनका क्या कल्चर है, उस चीज को अपना करके ये ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जनरली किस पार्ट में किया जाता है? साउथ वाले पार्ट में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन रूट्स हैं इसके वो क्या है भाई? एंशियंट तमिल सिविलाइजेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? जनरली जितनी भी सूक्ष्म चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी, नेक डाई से दिखाई नहीं देती, माइक्रोज, उनके ऊपर मेन वर्क करता है कौन? हमारा सिद्धा, ठीक है। मेन चीज पढ़ लेते हैं इसकी। ये बोरिंग है, ये सिर्फ एक समझने वाली चीज है और खुद से लिखने वाली चीज है, क्योंकि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा, इसमें कोई ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है, मेन मेन टर्मिनोलॉजी याद करनी है, ठीक है। अब इसमें बता दिया इन्होंने, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5, उनको क्या बोला जाता है? पूरी। 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पंचभूतम, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, अरीवा, चैनल्स ऑफ लाइफ सोर्स, नादी। इसमें से कुछ मेन मेन चीजें याद कर लोगे। टोटल बेसिक फैक्टर बॉडी में कितने होते हैं? 96, जिसके ऊपर सिद्धा जो है काम करता है। उसने इसको डिवाइड किया हुआ है, किसने? उसमें 96 पार्ट है, उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया और उस पे काम करता है, जिसपे हमें क्या होता है? ट्रीटमेंट किया जाता है उसके आधार पे, ठीक है। अब पंचभूतम क्या है भाई? 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जिसको हम पूलन भी बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं पंच धातु? हमने उसमें जो पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? वायु, जल, अग्नि, लेकिन नाम अलग अलग थे। लेकिन सिद्धा में नाम क्या क्या दिए हुए हैं भाई उसको? नीलम, नीर, ही, कात्रु, आज्ञाम, ठीक है। मतलब क्या हुआ? नाक, मुंह, आंखें, हमारी स्किन और हमारे कान, इन सबको अलग अलग नाम दिया गया अलग अलग सेंसस ऑर्गन के आधार पर, ठीक है। 3 ह्यूमर्स होते हैं जनरली, यूरिन, तत्कुला,
ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, हमारी लाइफ फोर्स पे काम किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ लाइफ फोर्स। ठीक है, सिद्धा में क्या होता है, सिद्धा, वातम, पित्तम, कापम, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स हैं जो हमारी बॉडी को क्रिएट करने में, उसको बचाने में, उसको तोड़ने में, किसी भी प्रकार से बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने में इसका यूज सबसे पहले किया जाता है। वातम क्या होता है, सेम वही चीज है, एयर और स्पेस हमारी माइंड और बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। कौन, वातम। हमारे जितनी भी सेंसरी एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन कौन कर रहा है, वातम। ठीक है, जनरली टेन पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है, 10 प्रकार के वातम होते हैं। जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन को, हमारे सांस लेने की क्षमता को कौन कंट्रोल करेगा, पिरानन। ठीक है, हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को कौन वो करेगा, कंट्रोल करेगा, अबानन। ठीक है, उसके बाद हम जो बोल रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, बोलने की जो कंट्रोलिंग पावर है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उदानन। ठीक है, ये कंट्रोल स्पीच वगैरह कौन, ये सब नाम याद करने हैं। ठीक है, किरुगारन, कूर्मम, कूर्मन, नागन, उदानन, समानन, विद्यानन, अभानन और पिरानन। जिंगल्स बना के याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, पिथम क्या होता है भाई, जो पिथम है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जनरली जो भी हमारी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जो भी हमारी हीट है बॉडी की उसको मेंटेन करना। ठीक है, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, हमारा जो चेस्ट पार्ट है या एब्डोमिनल एरिया, उसको मेंटेन करने का काम किसका है, पिथम का है। 5 प्रकार के होते हैं। देखो पहला कौन सा है, अनाला पिथम, जो डाइजेशन को मेंटेन करता है। रंजागा पिथम, जो कि ब्लड सेल्स को मेंटेन करता है। तथागा पिथम, जो हमारे इंटेलेक्चुअल जितने भी एक्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आलोसोगा पिथम, जनरली हमारी स्किन को शाइन देना, कलर देना, जो व्हाइट कलर है, डार्क कलर है, गेहुआ कलर है, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आलोसागा पिथम। तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ रटने वाली चीज है। कपम क्या बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या आ गया, अर्थ और वाटर। अगर तुम इसको कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो ये इजी हो जाएगा याद करना कि यहाँ पे एयर वाटर को क्या बोला गया है और आयुर्वेदा में एयर वाटर को क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसको याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसमें वैसे समझने वाला कुछ भी नहीं है। कुल तुमको सिर्फ इसके ये जितने भी तुमको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ना, ये याद करना है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करूँ तो बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना और ग्रोथ होती है, जो हमारी बॉडी बचपन से लेके बड़े होते हैं हम। बच्चा छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे अडल्ट होता है, बड़ा होता है, वो किसकी वजह से होता है, सारम की वजह से। शरीर की वजह से क्या होता है, जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट आता है, उनको मेंटेन कौन करता है। ठीक है, ऊन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसको मेंटेन करने के लिए। इनबू क्या होता है, हमारे बॉडी का पोस्चर है, हमारी बॉडी का मूवमेंट है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोजुपू। ठीक है, एनबू, मोलाई, मोलाई क्या है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, शाइन प्रोवाइड कराने का काम किसका है, मोलाई। ठीक है, और अगर मेरे रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करूं तो उसको कौन मैनेज करता है, सुरोनिथम, या फिर हम उसको बोलते हैं सुक्कीलम। नाम थोड़े से अजीबो गरीब हैं बट अगर याद करोगे तो हो जाएंगे। बोरिंग सा चैप्टर है, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट फाइबर्स हमने कल कंप्लीट किए हुए थे, आज स्टार्ट करते हैं प्लांट फाइबर में। सबसे पहला टॉप सेकंड है हमारा सिल्क। देखो सिल्क क्या होता है भाई, सिल्क पढ़ चुके हैं। सिल्क सबको पता है कि जिसकी साड़ियां बनती हैं, रेशम का एक कीड़ा होता है जिसके बॉडी से कुछ ऐसा मटेरियल निकलता है जिससे कि हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं और उससे हमारे कपड़े बनते हैं। तो जनरली जो सिल्क है वो एक तरीके का प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, और कौन यूज करता है, टेक्सटाइल वाले, जो वुवन टेक्सटाइल वाले होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक इंसेक्ट से निकाला जाता है, जिस इंसेक्ट का नाम होता है कोकून। ठीक है, कोकून क्या करता है, जनरली जो सबसे अच्छा सिल्क होता है वो किससे बनता है, कोकून के लार्वा से। ठीक है, जो कोकून का लार्वा है उससे बनता है मेरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क। अगर मेरे कोकून की लार्वा बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी तो हमारा जो भी प्रोसेस है सिल्क बनने का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो पहले ये प्रोसेस समझते हैं कि लार्वा क्या होता है और कोकून क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एडल्ट मोथ, ये क्या कर रहा है, ये क्या रिलीज करता है, एग। ठीक है, जब ये एग रिलीज करता है तो ये एग छोटे छोटे से रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो इनमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है,
धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये लार्वा कैसे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। जब ये लार्वा बड़े हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर, इल्ली टाइप जैसा शेप हो जाता है। ठीक है। जब ये इल्ली जैसा शेप हो जाता है तो इसमें से क्या निकलता है, कोकून। कोकून क्या होते हैं भैया, फिर से ये पूरी साइकिल को प्रोसेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये जो ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, कोकून बन के रेडी हुआ है, तो इनको क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते हैं तो भाई प्रोसेस, इसकी प्रोसेस बहुत टिपिकल होती है। बॉइल्ड वाटर होता है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के वाटर पे जिंदा सारी कीड़ों को उसमें अंदर डाल दिया जाता है। जब इनको डालते हैं तो इनकी बॉडी क्या करती है, बहुत ही चिपचिपा सा मटेरियल रिलीज करती है, धागे टाइप के रिलीज करना स्टार्ट करती है। तो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते जाते हैं और जो मटेरियल है उसको हटाते जाते हैं। और फिर उस धागे को अलग से रख करके उसको अलग से प्रोसेस करके क्या किया जाता है, उसका किसी भी टेक्सटाइल में उसका यूज किया जाता है कपड़े उपड़े बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सिल्क। तो सिल्क भाई क्या है, यहाँ पर एक तरीके से फाइबर है, थ्रेड है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके सिनोनियम्स बता रहे हैं कि जनरली इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं। तुम इसको थ्रेड बोल सकते हो, तुली बोल सकते हो, फाइबर बोल सकते हो, पोंगी बोल सकते हो, तुषार बोल सकते हो। ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोकून से मिलता है। ठीक है। लेकिन किस जीनस से बिलोंग करता है ये? बॉम्बॉक्सी मोरिलिन। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, मोरेशिया। ठीक है। या तो बॉम्बिसिडाई या फिर मोरेशिया, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रियन। ठीक है। ये वाटर में क्या हो जाता है, गर्म पानी में हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसके अंदर से अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन और एनिलीन जैसे प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है। कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। साइज कैसा होता है इसका, भैया 1200 मीटर की लंबाई होती है इसकी। ठीक है। दिखने में कैसा होता है, बहुत पतला सा, एकदम सॉलिड सा, स्मूथ, मतलब हाथ लगाते हैं ना जब रेशम के धागे को, तो टच करने में बहुत सॉफ्ट दिखता है। बहुत पतला होता है और सॉलिड तो होता ही होता है, धागा सॉलिड फॉर्म में आता है। इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो किस में होता है, जब आप इस धागे को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये इजिली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, पानी को बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है। और इसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ, मतलब जब आप इसको खींचोगे तो उसकी जो इलास्टिसिटी है और इसकी जो टूटने की जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका प्रोडक्शन करते हैं भैया, हमारे खुद के इंडिया में करा जाता है। ठीक है। चाइना में, फ्रांस में, ईरान में, इटली में और जापान में। ठीक है। प्रिपरेशन में बता चुकी हूँ कैसे बनेगा। अडल्ट मॉथ एग देगी, एग के बाद ये बड़े होके लार्वा बनेंगे, जब थोड़ा और समय निकलेगा तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के कोकून बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि अगर आप 1 ग्राम सिल्क धागा बनाते हो ना, तो उसके लिए 15,000 एग्स लगते हैं। ठीक है। जिसको हमें क्या करना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है, ताकि उसका इमेच्योर डेवलपमेंट हो सके, उसको ओवरकम करने के लिए। मतलब अगर वो इमेच्योर है तो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ताकि वो इमेच्योरिटी वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, अवॉइड कर सकें। ठीक है। इसकी यूज क्या क्या है भैया, सबको पता है। सूचर्स बनाने में यूज होता है, धागा बुनने में, या लिगेचर्स। अब देखो सूचर्स क्या होते हैं, चोट लगी, घाव बन गया, या डॉक्टर ने सीजर किया है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद ब्लड निकल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, कॉटन रख दी जाती है, फाइबर्स रख दिए जाते हैं। सूचर्स बोलते हैं उनको, जो पट्टी वट्टी करते हैं ना अपन चोट लगने के बाद, वो कहलाते हैं तुम्हारे सूचर्स। तो जो जनरली सूचर्स हैं वो काय काय के बनते हैं, कॉटन का बनता है, सिल्क का बनता है, वूल का बनता है। तो जनरली सिल्क यहाँ पे किस काम में आ रहा है, सूचर्स के काम में आ रहा है, और लिगेचर्स के काम में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद जो जो लार्वा होता है, इसके बाद क्या होता है, जो इसकी फिफ्थ स्टेज होती है ना, जब हम इसकी पूरी प्रॉपर स्टेज पढ़ेंगे तो क्या होता है, एक सूखा टाइप का मटेरियल, ड्राइड बॉडी बचती है हमारे पास। ठीक है। वो हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में उसका यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, अगर उनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से उनका जो बॉडी है वो सूख जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस चीज को हम किस में यूज करते हैं, मेडिसिन में। लेकिन किसमें, चाइनीज मेडिसिन में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में उसका यूज होता है। सेकेंड पार्ट है वूल। वूल कहाँ से मिलता है भैया, ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ों से मिलता है।
फ्लीस से और यार्न वगैरह से मिलता है, ठीक है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? देखो, जो बाल होते हैं ना भेड़ों के, वो उतारे जाते हैं, तो जनरली हेयर और फ्लीस ऑफ द शीप, ठीक है। उसके बाद ओविडरीज ऑफ लिन किस फैमिली से बिलोंग करता है? बोविडाई फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? सबसे पहले तो सल्फर होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन और कैरेटिन पाया जाता है। अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, किस फॉर्म में? सिस्टीन के फॉर्म में। कैरेटिन जो होता है ना, किस एक प्रकार का क्या है? अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है। प्रोटीन की छोटी यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड। और जनरली कौन सा है ये? सिस्टीन, ठीक है। इसके दिखने में कैसा होता है भैया? ये वूल कैसा होता है? क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। भेड़ के जो बाल होते हैं क्रीमिश कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि किस कलर का वूल, अब किस प्रकार का जानवर है और कौन से उससे हमें कौन से प्रकार का हेयर कलर मिल रहा है, ठीक है। जो वूल होता है, जो ऊन होता है, वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, खींचने पे बहुत जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। टच करने पे थोड़ा सा स्लिपरी होता है, ठीक है ना। और कभी कभी कैसा होता है? कर्ली होता है। ऊन को कभी देखा होगा किसी ने, तो बिल्कुल सीधा सीधा ऊन नहीं आता, उसको बहुत प्रोसेस करके बनाया जाता है, सिंथेटिक वूल। बट जो ओरिजिनल वूल होता है वो थोड़ा सा कर्ली कर्ली सा होता है, ठीक है। अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन में वूल को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसे डाइल्यूट करना है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, चाइना में, न्यूजीलैंड में, टर्की, ईरान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह इस चीज का प्रोडक्शन होता है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जो भी वूल होता है, जो फाइबर होते हैं, जो बाल होते हैं ना एनिमल्स के, उनको सबसे पहले निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? दो अलग अलग क्वालिटीज के फर होते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? जनरली आपको साफ करना है, साफ करने के बाद आप उसको क्या करोगे? उसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है ना, जैसे मैंने बोला था लैनोलिन, वो भी जनरली शीप्स के बालों में उलझ जाता है कि वो बॉडी से फैट निकलता है, ऑयल निकलता है, तो बालों पे चिपक जाता है, धूल मिट्टी होने की वजह से कड़क हो जाते हैं बाल, ठीक है। तो जनरली इसको क्या करते हैं? जो हेयर्स होते हैं ना, उनको तभी रिमूव कर लिया जाता है शीप से शेयरिंग टाइम में। उसके बाद उसको 5 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्लीस, पीस, बेली, क्रचिंग और लॉक्स, इन सब में, ठीक है। उसके बाद उसको हम साफ करते हैं। उसके बाद जितना भी उसमें ग्रीस होता है उसको हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लैनोलिन होता है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, दूसरे मटेरियल में यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? रिमूव भी कराते हैं। जो एक्सेस बच जाता है ना, तो उसको हम डिटर्जेंट या अल्कली मटेरियल से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उसको ब्लीच करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। उसके बाद उसको अच्छे से धुल के और उसको सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में। वो सूख जाता है तो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूज किस में आता है? सबको पता है, कपड़े बनते हैं, कारपेट वगैरह बनते हैं, ये सब चीजें वगैरह जो बनती है वो किससे होती हैं? वूल्स वगैरह से होती हैं। तो कई बार सूचर्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयन, रीजनरेटेड फाइबर जिसको बोला जाता है। वो क्या क्या बोलेंगे? रेयन बोलेंगे, रीजनरेटेड सेल्यूलोज बोलेंगे, या फिर विस्कोस बोलेंगे, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? जनरली ये ऑरेंज रेड कलर का एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। किस चीज का? सेलुलोज xanthogenic ऑप्टेन। किससे होगा? जो भी वुड पल्प होता है ना, उसको जब हम सेल्यूलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो क्या निकल के बाहर आ जाएगा तुम्हारा? सेल्यूलोज xanthogenic निकलेगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा मटेरियल है उसको तुमने किस में डिप कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। उसके बाद तुम्हारा क्या निकल के बाहर आएगा? सेल्यूलोज xanthogenic। उसके बाद हम उसको कार्बन डाई सल्फाइड से क्या करेंगे? ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल मिलेगा हम उसको यूज करेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद सल्फर के कुछ इसमें कण पाए जाते हैं, एशेस पाए जाते हैं, ठीक है। दिखने में कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, फाइबर टाइप का होता है। इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो कॉटन से थोड़ी सी वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको गरम सॉरी गीला करते हैं, वेटेड करते हैं, तो ये क्या होता है? 60% टेंसिल स्ट्रेंथ हो चुका होता है। गीला करने पर आसानी से क्या हो जाएगा? टूट सकता है या रप्चर हो सकता है, ठीक है।
लेकिन जो ये फैब्रिक है वो वाटर रेपेलेंट होता है, जैसे कि कॉटन वगैरह, बैंडेज वगैरह पानी से गीले हो जाते हैं ना, लेकिन ये वाला मटेरियल पानी से गीला आसानी से नहीं होता। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? ठीक है, जो भी मटेरियल होता है ना सेल्यूलोज, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उस डीलिग्निफाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी वुड होता है, डीलिग्निफाइड करने के बाद उसकी रेयन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, व्हाइट पल्प बनता है जिसके अंदर 80 से 90% सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है। ठीक है, जो कि अल्कली सॉल्युबल होता है, जिसको हम पहली स्टेज में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिमूव करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस हमारे पास लिक्विड बचता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रेस करने के बाद जो भी अल्कली सेलुलोज मिलता है ना, जो रिमीन वाला रहता है, उसको हम फिर किसके साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो हमें एक गाढ़ा सा मिक्सचर सॉल्यूशन मिलके रेडी हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सेल्यूलोज ज़ैंथेट। ठीक है, उसको पूरी तरीके से रेडी होने के बाद हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम उसको प्रॉपर वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट के साथ इसको प्रॉपर वॉश करेंगे। जो भी सेल्यूलोज है उसको हम क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी इसका मॉइस्चर बच जाए, जो भी इसको ड्राई करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो सिर्फ 10% समथिंग ही कुछ रह जाएगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं भैया, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज होता है, एब्जॉर्बेंट वूल्स वगैरह में एंजाइम्स या सेलोफेन वगैरह का इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली सूचर्स क्या होते हैं भैया, सूचर्स मतलब जो धागे बनते हैं ना टांके लगाने के लिए। ठीक है, लिग्नेचर और सूचर्स क्या होते हैं, सूचर मतलब एक स्टेरलाइज थ्रेड होता है जो कि टिश्यूज को सिलने में काम आता है। ऑपरेशन करने का जो टाके लगते हैं वो सूचर से लगते हैं। और लिग्नेचर क्या होता है भाई, ये भी एक तरीके का थ्रेड होता है जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स को टाई अप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जितनी भी तुम्हारी ब्लड वेसल्स के लिए यूज किया जाएगा वो तुम्हारा होगा काय का, लिगेचर। काय का बना होता है, सिल्क का, गट का, वायर का या फिर किसी भी अलग मटेरियल का, अदर मटेरियल्स का। सूचर्स क्या होते हैं, जो टाके लगाए जाते हैं उसके लिए यूज होता है। ये तुम्हारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं ना उनको आपस में होल्ड करके रखता है आफ्टर सर्जरी। ठीक है, जिसके लिए हमें किसकी मदद चाहिए पड़ती है, धागे के साथ सुई की जरूरत पड़ती है, निडल की जरूरत पड़ती है, जिसके साथ हम धागे को अटैच करके स्टिचेस लगाते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के सूचर्स अवेलेबल हो गए हैं आजकल। तो हमारे स्टेपलर वाले टाँके भी लगने स्टार्ट हो गए हैं, स्टिचेस वगैरह। ठीक है, अब ये देखो, जो जब हम इसके लिए यूज करते हैं ना धागा, इसके लिए हम यूज करते हैं, हमारी सुई निडल इसके लिए सब अलग से बनती है। स्पेशल मतलब सिलेक्ट, जो हम सिलेक्शन करते हैं ना निडल्स का, धागे का, सूचर का, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, हमें इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि ये हमारे टिश्यूज को आसानी से होल्ड करके रखे। ऐसे नहीं हो इंसान के टाके लगाए, इंसान उठ के बैठा और वो टाके टूट गए। ठीक है, तो ये सब चीजें मेंटेन करनी होती है। टाइप्स ऑफ सूचर्स कौन से टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सूचर्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो सूचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल। जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं वो डॉक्टर्स यूज करते हैं। मतलब जनरली जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं ना उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती अगर उनको लगाना है या हटाना है तो। ठीक है, जनरली जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, देखो कई टाके ऐसे होते हैं जो स्किन में लगा दिए वो बॉडी के अंदर घुल जाते हैं एंजाइम्स के थ्रू और डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर से खुलवाना पड़ता है। पहले के जमाने में खुलने वाले टाके लगते थे कि आज टाके लगा दिए, फिर 10-15 दिन बाद हम उसे खुलवाने जा रहे हैं, टाके कटवाने जा रहे हैं, तो वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते थे। ठीक है, ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, रिजॉल्व नहीं होते, बॉडी को नेचुरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती और इसके लिए हमें कटिंग करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा बोला गया है? ये जो सूचर मटेरियल होते हैं ना इनको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर जो भी होता है ना मटेरियल उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे मोनोफिलामेंट सूचर्स होते हैं, इसके अंदर सिंगल थ्रेड होता है जिसकी वजह से बहुत आसानी से टिश्यू से पास हो जाता है, सिंगल धागा रहता है। लेकिन जो ब्रेडेड सूचर्स होते हैं मतलब एक छोटी टाइप की बनी रहती है, इतने मोटे होते हैं वो सूचर्स, जो आसानी से क्या नहीं होते, हमारे टिश्यूज को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक अच्छी सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है,
उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्फेक्शन है, प्रोटेक्शन है, वो बढ़ जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऐसे ऐसे हमको डॉक्टर्स या ऐसे वो चाहिए होता है जो कि आसानी से उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, हमको ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो उसको आसानी से मेंटेन कर सके। हर कोई उसको आसानी से लगा नहीं सकता। ठीक है, थर्ड वन क्या हो गए, जो नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल के बनते हैं। नेचुरल तो हमने बता दिया जो हम प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, और सिंथेटिक मटेरियल जो हम अलग से बनाते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो गट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटरनल टिश्यूज वगैरह के जो बाउंड होते हैं ना, उन सब पे लगाए जाते हैं, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, एब्जॉर्बेबल वाले। ठीक है ना। सेकंड मेरा क्या बोला गया है, पीडीएस, जिसको हम बोलते हैं पॉलीडाइऑक्सोन। ये सिंथेटिक सूचर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे टिश्यूज के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे वुंड्स, वैसे घाव होते हैं जिनके ऊपर ऐसे वाले सूचर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि सिंथेटिकली बने होते हैं। जितने भी पेडियाट्रिक कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं ना, उन सब में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद होते हैं तुम्हारे मोनोक्राइल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्लेकार्प्रॉन। ठीक है, इसमें सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जनरली जो कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, उसमें इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं तुम्हारे विसराइल, जिसको हम पॉलीग्लैक्टन बोलते हैं। सिंथेटिक ब्रेडेड सूचर्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, सिंगल धागा नहीं होता। ठीक है, जनरली जितने भी फेशियल लैसरेशंस होते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं, वो इसमें यूज बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल में भाई तुम्हारे नायलॉन, प्रोलीन, सिल्क और एथनी बॉन्ड्स। ठीक है ना, ये सब यूज होते हैं। अब इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो स्टेराइल होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर जा रही है तो उसका स्टेराइल होना बहुत जरूरी है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में जाके इरिटेट नहीं करने चाहिए। जितने ज्यादा पतले हो उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन और मतलब टाइम होता है हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर का, वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगा दिया पता नहीं कब वो घुलेंगे, कब सही होंगे, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद सर्जिकल कैटगट्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के सर्जिकल सूचर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। किसकी वजह से, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। 90 दिन के अंदर अंदर इनका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, और 7 दिन तक ये टाके आप कितनी भी उठ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, ये टाके इतनी आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है। ठीक है, हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सूचर्स रिमूव नहीं करने पड़ते, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं तो ये आप आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली ऑप्थेल्मिक, ऑर्थोपेडिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, इन सब चीजों में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। आफ्टर बेबी बर्थ जो टाके लगते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल पॉलीमर्स यूज करते हैं ना, उसकी जगह आजकल क्या यूज होने लगे, सर्जिकल कैटगट्स यूज होने लगे, जो कि जैसे कि विसराइल हो गया, डॉक्सिनोन हो गया। ये इसने किसको रिमूव कर दिया, सिंथेटिक वाले को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसके हम सिनोनियम्स पढ़ लेते हैं भैया। सिनोनियम्स क्या होते हैं, किडगट या सर्जिकल गट या कोलेजन फाइबर इसको बोला जाता है। ये सेल, इसका सोर्स कहाँ से होता है, जनरली ये प्रिपेयर किए जाते हैं कोलेजन से। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के जो कोलेजन होते हैं ना, उसके जो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, जो किसी भी एनिमल्स या शीप या कैटल, इन सब से निकाले जाते हैं, उनसे ये बन के तैयार होते हैं। प्रिपरेशन क्या होती है भैया, जो तुरंत मरा हुआ एनिमल होता है ना, फ्रेशली किल्ड एनिमल, उसकी जो सब म्यूकोसल लेयर होती है, उससे ये कैटगट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसको पहले क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको छोटे छोटे रिबन्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो उसकी इंटर म्यूकोसा और आउटर लेयर होती है, सब म्यूकोसा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, उसके बाद 6 रिबन स्ट्रैंड में कंप्लीट करके इसको ड्राई कर लेते हैं सारे स्ट्रैंड्स को। उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं उसको पॉलिश करते हैं ताकि ये थोड़े स्मूथ हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सुटेबल लेंथ में क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो कैटगट ग्लास ट्यूब्स होती है उसके अंदर रखते हैं, और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं, टॉलिन और जाइलिन वगैरह के साथ हीट करते हैं, और ऑटोक्लेव भी करते हैं स्टेरलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टेरलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स या फिर गामा रेज का भी यूज करते हैं।
ताकि इसको हम स्टेरलाइज कर सके। ठीक है, उसके बाद ये किसमें बून रिपेयर्स वगैरह में, ठीक है ना, कंगारू वगैरह आइडेंटिकल मेथड होती है इन सबको प्रिपेयर कराने के लिए। ठीक है, जनरली हार्निया वगैरह होता है, बोन रिपेयर होती है, उसमें कंगारू के टेंडन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इसको इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। जनरली हमारे बॉडी टिश्यूज को पकड़ के रखना, हमारे जो घाव हैं उनको आफ्टर सर्जरी या फिर कोई भी प्रकार की इंजरी होती है उसके बाद इसको क्या करना, मेंटेन करके रखने का काम होता है हमारे सूचर्स का। ठीक है, जो टाको का काम होता है ना, वही काम हमारे इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। तुम्हारा 6th और 7th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 6th और 7th यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे और झेलने की ताकत है तो मैं आगे स्टार्ट करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।